बॉलीवुड का पूरा एक दौर खुद में समेटे हुए, अंदाज बिल्कुल सादा, लेकिन जैसा हेयर स्टाइल रखा वही फैशन बन गया। पेशावर से मुंबई तक की यात्रा इतना आसान भी नहीं था, लेकिन जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें कोई रोक भी नहीं सकता। जब वो इंडस्ट्री में आए तो वो दौर था जिसमें यह माना जाता था कि जो मुस्लिम होंगे उन्हें दर्शक पसंद नहीं करेंगे। इस तरह पेशावर में जन्मे यूसुफ मुंबई में आकर बन गए दिलीप कुमार। ऐसा सिर्फ दिलीप कुमार ने ही नहीं, एक लंबी फेहरिस्त है उन नामों की जिन्होंने अपना नाम बदलकर इंडस्ट्री में काम किया है। इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हो गया। वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक हिंदी सिनेमा को दिया, भारतीय हिंदी सिनेमा को, जिसमें इन्होंने 65 से ज़्यादा फिल्में भी दी और वो भी एक से एक नायाब फिल्में दी। दिलीप कुमार जैसे अभिनेता इंडस्ट्री में गिने चुने ही आते हैं जिनका चेहरा बोलता है, जिनके चेहरे से ही दर्शक उनके संवाद को समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनकी आंखें उनके दिल की बात को उजागर कर देती हैं। ये लगता ही नहीं कि हाँ वो अभिनय कर रहे हैं। दिलीप कुमार एक ऐसे अभिनेता थे, वो भी सादगी से भरे हुए। वो कोई भी किरदार करते थे तो उस किरदार को बिल्कुल अपने अंदर समाहित कर लेते थे। दिलीप साहब का जब नाम आता है तो 2 फिल्मों का नाम तुरंत ज़हन में आता है, एक मुगले आजम और एक देवदास। मुगले आजम तो एक ऐसी फिल्म है जो पहले फिल्म में बनी, क्योंकि पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी उनके ज़माने में। बाद में पहली फिल्म मुगले आजम है जो कि कलर प्रिंट करके उसे दोबारा रिलीज़ किया गया था। देवदास का उनका ये डायलॉग कौन भूल सकता है जब वो चंद्रमुखी से कहते हैं कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीते हैं, हम तो पीते हैं कि नब्ज़ चलती रहे। या फिर मुगले आजम जिसमें पृथ्वीराज कपूर ने अकबर और दिलीप कुमार जी ने सलीम की भूमिका निभाई थी। उसमें वो पृथ्वीराज कपूर से कहते हैं कि शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया है। उनके चेहरे का हाव भाव उनके हर लफ्ज़ की गवाही देता। कर्मा का वो कमिश्नर जो 3 कैदियों जो कि मौत की सज़ा पाए हुए होते हैं उनको जेल से रिहा करके आतंकवादियों से लड़ने के लिए ले जाता है। दिलीप कुमार का जन्म 1922 में पेशावर में हुआ था, जो कि बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान में आता है। तो अब वो पाकिस्तान में आता है। दिलीप कुमार ने अपनी ज़िंदगी के 5 दशक भारतीय सिनेमा को दिए, ये हम आपको बता चुके हैं। उनका निधन 7:30 बजे बुधवार को मुंबई में पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में हुआ। उनकी उम्र 98 वर्ष की थी। उनके निधन से टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। उनके साथ एक युग का अंत हुआ। दिलीप कुमार को जुहू कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई। उनकी विदाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि पूरे राज्य के सम्मान के साथ की जाएगी और उनकी अंतिम यात्रा पूरे राज्य के सम्मान के साथ की भी गई। यहाँ पे लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बात याद आती है। उन्होंने कहा था, अभिनेता कभी मरता नहीं है।
और सही है, दिलीप कुमार जी अपने फिल्मों के द्वारा अपने अभिनय के लिए हम सभी के दिलों में हमेशा रहेंगे। पेशावर के यूसुफ खान को दिलीप कुमार का नाम दिया था देविका रानी ने। उस समय एक मशहूर कवि थे नरेश मिश्रा। उन्होंने 3 नाम सुझाए थे, शाहमीर, वासुदेव और दिलीप कुमार, जिसमें देविका रानी को और यूसुफ खान को दिलीप कुमार नाम पसंद आया और इस तरह से यूसुफ खान बन गए दिलीप कुमार और उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पे दस्तक दी दिलीप कुमार के नाम से। और उसके बाद बहुत सी नायाब फिल्में भी दी, जैसे देवदास, मुगले आजम, अंदाज, मधुमती, दाग, दीदार, नया दौर जैसी शानदार फिल्मों में अभिनय का हुनर दिखाया। देवदास और मुगले आजम उनके कैरियर की मील का पत्थर साबित हुई। दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, जो कि 1944 में आई थी, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही थी। इसके बाद प्रतिमा मिलन जैसी फिल्में आईं, लेकिन इन्होंने भी कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं की। फिर 1947 में आई फिल्म जुगनू उनकी पहली मेजर हिट फिल्म साबित हुई। फिर दिलीप कुमार ने मेला, शहीद, अंदाज जैसी बैक टू बैक हिट फिल्में देते गए और उन्होंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ने करीब 65 से ज़्यादा फिल्में करी, हिंदी सिनेमा को दिया उन्होंने। वो अपने रोमांटिक अंदाज के लिए मशहूर थे। आज के दौर के मशहूर रोमांस किंग यानी शाहरुख खान की तुलना दिलीप कुमार से की जाती है, लेकिन शाहरुख सिर्फ रोमांस के बादशाह हैं। दिलीप कुमार के लिए कहा जाता है कि रोमांटिक किरदारों को हमने ये क्यों कहा कि सिर्फ रोमांस के बादशाह हैं, क्योंकि दिलीप कुमार अगर मतलब किंग ऑफ रोमांस थे तो वो ट्रेजेडी किंग के नाम से भी मशहूर हुए। वो आगे हम बताते हैं वीडियो में। कहा जाता है कि रोमांटिक किरदारों को जिस तरह दिलीप कुमार निभाते थे, वैसा आज तक कोई अभिनेता इंडस्ट्री में नहीं आया। शाहरुख खान में सिर्फ उनकी झलक दिखती है। वो जो भी फिल्में करते उस किरदार को ही खुद में समाहित कर लेते थे। उनकी एक फिल्म आई कोहनूर, जिसमें उन्हें एक गाने में सितार बजाना था। पर्दे पर जब वो सितार बजाएं तो नौसिखिया ना लगे, इसके लिए उन्होंने बाकायदा 6 महीने उस्ताद हलीम जाफ़र साहब से ट्रेनिंग ली। जब दिलीप कुमार का जिक्र हो और उसमें एक नाम शामिल ना हो तो दिलीप कुमार जी की ज़िंदगी की कहानी अधूरी रह जाती है। वह नाम जिसने रोमांटिक किंग को ट्रेजेडी किंग बना दिया, वह नाम है बॉलीवुड की मशहूर वीनस गर्ल के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेत्री मधुबाला का। उनके बारे में भी कहा जाता है कि आज तक मधुबाला जैसी एक्ट्रेस इंडस्ट्री में नहीं आई। अब वो बहुत कम एज में इंडस्ट्री में आ गई थी। मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। हालांकि उन लोगों ने एक साथ ज़्यादा फिल्में नहीं करी थी। दिलीप कुमार ने सबसे ज़्यादा फिल्में नरगिस के साथ की थी, 7 फिल्में। बॉलीवुड में आज भी माना जाता है कि मधुबाला से खूबसूरत और उनकी जैसी एक्ट्रेस अभी तक नहीं आई है, इसलिए उन्हें वीनस गर्ल भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार की एक किताब है, वो उनकी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने मधुबाला का जिक्र भी किया है और अपने प्यार को स्वीकार भी किया है। उस किताब का नाम है द सस्पेंस एंड द शैडो। ये उनकी आत्मकथा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मधुबाला की तरफ वो आकर्षित थे, एक कलाकार के रूप में और एक औरत के रूप में भी। इस किताब में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, मधुबाला एक बहुत ही जीवंत और फुर्तीली महिला हैं, जिनमें मुझ जैसे
शर्मीले और संकोची इंसान से संवाद स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मधुबाला से संवाद और मधुबाला से उनका आखिरी संवाद कमाल का है। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में मधुबाला की छोटी बहन मधुरा का जिक्र करते हुए लिखा है कि मधुरा भूषण कहती हैं कि अब्बू मधुबाला से दिलीप कुमार से रिश्ते को ख़त्म करने को कहते हैं। उनका कहना है कि दिलीप कुमार उनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, ये रास्ता सही नहीं है। हालांकि वो दोनों मेड ऑफ ईच अदर हैं। अम्मी कहती हैं कि वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जब B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर को लेकर कोर्ट केस हो गया तो मेरे वालिद और दिलीप कुमार के बीच अनबन हो गई। कोर्ट में दोनों के बीच समझौता भी हुआ। उसी दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि अब हम दोनों लोगों को शादी कर लेना चाहिए। तब मधुबाला ने कहा, हम आपसे शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन आप पहले हमारे अब्बा से घर आके उन्हें सॉरी बोल दीजिए। दिलीप कुमार इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने कहा, मधुबाला ने, तो ठीक है, आप घर आकर उन्हें गले लगा लीजिए तो भी वो शादी कर लेंगी। लेकिन दिलीप कुमार इसके लिए भी राज़ी नहीं हुए और दोनों में ब्रेकअप हो गया। लेकिन इसका जो परछाई था वो दोनों पे ही रहा, उसका वजूद नहीं मिटा। दिलीप कुमार को जलाने के लिए नहीं, पहले ये बता, बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि जब ये मुगले आजम मूवी बन रही थी, शूटिंग के दौरान, तभी मतलब इन लोगों में ब्रेकअप हो चुका था, इनमें अनबन थी और ये लोग सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे को ये लोग पहचानना भी बंद कर दिया था इन लोगों ने। उस समय उस फिल्म का सबसे शानदार दृश्य 2 पंखों वाला फिल्माया गया था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि हाँ, पर्दे के पीछे क्या है। उन लोगों में अनबन हो गई है, वो तो बाद में लोगों को पता चला। मधुबाला ने दिलीप कुमार को जलाने के लिए उस समय के मशहूर गायक किशोर कुमार से शादी कर ली। दिलीप कुमार टूट गए अंदर से, लेकिन मधुबाला भी दिलीप कुमार को भुला नहीं पाई। किशोर कुमार को ज़िंदगी में तो जगह दे दिया, लेकिन दिल में वो जगह शायद नहीं दे पाई और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी। उधर किशोर कुमार को भी मधुबाला से इश्क था और यह बात उन्हें हमेशा कचोटती कि वो मधुबाला की ज़िंदगी में सिर्फ उनके पति के नाम के तौर पर है। मधुबाला का दिल अभी भी दिलीप कुमार के लिए ही धड़कता है और किशोर कुमार का भी कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कहने की वजह उनकी यही भास थी। अपने आखिरी मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार लिखते हैं, मधुबाला बीमार पड़ी तो मैं उससे मिलने गया। वो बिस्तर पर लेटी थी। वो पहले वाली मधुबाला नहीं थी जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, जिसकी मुस्कुराहट पर पूरी दुनिया फिदा थी। मुझे उसे इस हालत में देख के बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मधुबाला ने मुझे देखा तो बहुत कोशिश के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने मुझसे कहा, मेरे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने महज 35 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार बिल्कुल टूट गए। मधुबाला के बारे में एक बात और बता दें कि वो इकलौते ऐसी अभिनेत्री हैं आज तक की कि उनके मरने के बाद उनकी एक मूवी रिलीज़ हुई थी। जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, उसके बाद वो मूवी रिलीज़ हुई थी। दिलीप कुमार बिल्कुल टूट गए। उसके बाद मधुबाला की आत्मकथा एक लेखक लिख रहे थे। जब वो दिलीप कुमार से मिलने गए तो दिलीप कुमार ने कहा, ये बताओ तुम्हारी पसंदीदा नायिका कौन है? मधुबाला का नाम मत लेना, क्योंकि तुम उन्हीं के बारे में बुक लिख रहे हो, किताब लिख रहे हो और हमसे पूछने भी आए हो। तो उस लेखक ने कहा कि यकीन जानिए,
किताब लिखने से मेरा कोई लेना देना नहीं, किताब एक अलग बात है। सच में मैंने मधुबाला जैसी अदाकारा अपने जीवन में नहीं देखा। उस किताब के छपने पर दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू दिया और लेखक से कहा, वाकई में तुम्हें हीरे की परख है। दिलीप कुमार मधुबाला से अलग होने के बाद कई फिल्मों में नाकाम आशिक की भूमिका भी निभाई। दिल का टूटना और उसे बिल्कुल नेचुरल तौर पर पर्दे पर उकेर देना, ये दिलीप साहब ही कर सकते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में ये हो भी चुका था। उन्होंने इस पल को जिया था। ये उनके ज़िंदगी का वह दौर था जब रोमांस का किंग अब ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हो गया था। ऐसी कई फिल्में लगातार करते रहने से वह डिप्रेशन में चले गए। तब डॉक्टर्स ने उन्हें लंदन जाकर ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी और यह भी कहा कि आप जब ट्रीटमेंट लेकर वापस आएँ तो कोशिश करें कि आप कॉमेडी फिल्में बनाएं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो लंदन से वापस आए तो वो कॉमेडी फिल्में ही उन्होंने कई कॉमेडी फिल्में बनाई। दिलीप कुमार ने अपने से 22 वर्ष छोटी सायरा बानो, जो कि वो भी अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री हैं, उनसे शादी की। उनका कोई बच्चा नहीं है रिपोर्ट्स की माने तो, इसीलिए उन्होंने आसमा रहमान से दूसरी शादी की थी। हालांकि उनका सायरा बानो से तलाक नहीं हुआ था, उन्होंने शादी करी थी। हाँ, आसमा रहमान जो थी वो तलाकशुदा थी और हैदराबाद से थी, लेकिन ये उनका भी कोई बच्चा नहीं था। और ये शादी लेकिन ज़्यादा दिन चली नहीं, उनमें तलाक हो गया और दिलीप कुमार जी फिर से वापस सायरा बानो के पास आ गए। उनके पुरस्कारों की बात करें तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार का तो काउंटिंग ही नहीं किया जा सकता। 1983 में शक्ति के लिए, 1968 में राम और श्याम, 1965 में लीडर, 1961 कोहिनूर, 1958 नया दौर, 1957 देवदास, 1956 आज़ाद, 1954 दाग, 2040 किशोर कुमार सम्मान अभिनय के क्षेत्र में, 1995 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1998 में पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी नवाजा। 1999 की बात है और ये बात दर्ज है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री थे खुर्शीद महमूद हुसैरी साहब। उनकी आत्मकथा, जिस बुक का नाम है नीदर अ हक नॉर अ डक, उसमें लिखा है कि 1999 में देश के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल की घटनाओं को लेकर फ़ोन लगाते हैं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को। वो नवाज़ शरीफ से कहते हैं कि एक तरफ तो लाहौर में आप हमारा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी सेना हमारे ज़मीनों पर कब्जा करती है। नवाज़ शरीफ कहते हैं उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, हमें आप कुछ समय दीजिए, हम अपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बात करते हैं, उसके बाद तुरंत हम आपको कॉल करते हैं। तो फिर अटल जी कहते हैं कि नहीं रुकिए, मेरे पास एक लोग बैठे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप पहले उनसे बात कर लीजिए। दिलीप कुमार जी लाइन पे आते हैं, वो उनसे बात करते हैं नवाज़ शरीफ से और कहते हैं, मियाँ साहब, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। जब भी भारत पाकिस्तान में तनाव की परिस्थितियाँ आती हैं, भारत के मुस्लिमों की स्थिति बहुत पेचीदा हो जाती है, शायद आपको इस बात की खबर नहीं है। वो उन्हें घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत आती है, कृपया शांति बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाइए। इससे यह भी साबित होता है कि वह आमतौर पर जो अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं वो सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है।
लेकिन वो एक जिम्मेदार नागरिक थे। वो अपने देश के सिनेमा से बाहर की दुनिया में भी अपने देश के हालातों पे नज़र रखते थे। ऐसा ही एक बयान उन्होंने 1993 बम ब्लास्ट मुंबई के बाद भी दिया था, लेकिन 1992 से ही हमारे देश का माहौल थोड़ा गड़बड़ होने लगा था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी घटना देश के किसी और प्रांत में ना हो, इसके लिए सियासत को सियासत करना छोड़ देना चाहिए। अल्फाज तो बहुत ही सरल था, लेकिन इसका मायने अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही गूढ़ था। मशहूर गायिका लता मंगेशकर, उनकी मुँहबोली बहन थी, वो उन्हें राखी बांधती थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूसुफ भाई अपनी छोटी बहन को छोड़ के चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, निशब्द हूँ मैं। राजनाथ सिंह जी ने सारा बानो से फ़ोन पर बात करके उन्हें तसल्ली दी। दिलीप कुमार जी के अंतिम यात्रा में लगभग बॉलीवुड के इस दौर के भी अभिनेता अभिनेत्री आए और उनके दौर के भी जो भी हैं। अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ वहाँ कब्रिस्तान गए, जहाँ जुहू में उन्हें कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई, वहाँ गए। रजा मुराद वो भी वहाँ पे गए। करण जौहर, रणबीर कपूर, रणधीर कपूर, विद्या बालन, शबाना आज़मी, धर्मेंद्र, लगभग सभी अभिनेता अभिनेत्री जो कि मुंबई में मौजूद थे, वो सभी वहाँ गए। फिल्मी दुनिया से ही राजनीति जगत से भी कई नेता, कुछ लोग कब्रिस्तान गए, कुछ उनके घर गए। और क्रिकेट जगत से, खेल जगत से भी पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी ट्वीट करके। सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी ट्वीट करके। वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये सही है कि बुधवार को 7:30 बजे बॉलीवुड के पूरे एक युग का अंत हुआ, लेकिन फिर भी वो जो युग था वो कैमरे में कैद है, जो हमारे बीच हमेशा रहेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और सायरा बानो जी, जो कि इस उम्र में बिल्कुल अकेली हो गई हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें इतनी शक्ति दे कि वो इसका सामना कर सके। पूरा देश उनके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।